गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही थी, तो प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंदर अपने जो चैप्टर चल रहा था वो था क्वालिटी टूल्स। तो क्वालिटी टूल्स के अंदर अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज फर्स्ट के अंदर 20 क्वेश्चन किए थे। 20 क्वेश्चन से आगे जो है 21वां क्वेश्चन है अपना TPM। टीपीएम का पूरा नाम भी पूछा। अब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाया जिसमें 3-4 क्वेश्चन आपके हल हो जाए। टीपीएम का पूरा नाम क्या है? टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, यानी कुल उत्पादकता रख रखाव। कुल उत्पादकता रख रखाव कब आया था? 1971। किसमें? जापान में जन्म लिया। जापान में जन्म लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शून्य त्रुटि, शून्य त्रुटि, शून्य हानि और शून्य दुर्घटना, यानी जीरो एरर, जीरो लॉस और जीरो एक्सीडेंट। ये किसकी धारणा है? टीपीएम की। टोटल यानी कम से एकदम ख़त्म ही हो जाए, त्रुटि हो ही ना। त्रुटि नहीं होगी तो हानि बिल्कुल नहीं होगी, और उसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो दुर्घटना भी शून्य पर ले जाना। टीपीएम का अन्य उद्देश्य क्या है? ये तो 3 क्या हो गए इसके मुख्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य क्या है? मानसिक एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करना। मानसिक का मतलब हो गया बुद्धिमत्ता, और व्यवस्थित दृष्टिकोण के द्वारा मैनेजमेंट करना क्या है? आपके टीपीएम की मुख्य अन्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपके एसजीए। एसजीए का पूरा नाम क्या हो गया? स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है, ग्रुप का मतलब आपके ग्रुप हो गया, और एक्टिविटी यानी कार्य प्रणाली। छोटे ग्रुप की कार्य प्रणाली की क्या विशेषता है? तो छोटा ग्रुप क्या होता है? कोई भी कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र जहाँ पे अपने कार्य करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों का एक ग्रुप सा बन जाता है। जो ग्रुप क्या काम करता है? अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक दूसरे की मदद करता है। तो ये ग्रुप जो है वो स्वेच्छा से बनता है। यानी कुछ कुछ ऐसे देखे होंगे आपने जहाँ पे छोटे मोटे ग्रुप बन जाते हैं, जैसे आप में भी क्लासों के अंदर 3-4 जनों का ग्रुप बन गया, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक दूसरे की मदद करना। तो ये एक स्वैच्छिक रूप से अपने कार्य को करने वाले व्यक्ति को समूह को कहते हैं। यानी एक को दिक्कत आए तो दूसरा उसकी मदद करे, तो ये स्वैच्छिक समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए एसजीए क्या कार्य करते हैं? व्यक्तियों के अधिकारों, दायित्वों, संबंधों का निर्धारण करना। तो इस ग्रुप के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। जैसे एक ग्रुप बना दिया, एक को मैनेजर बना दिया, उसके नीचे 3 व्यक्ति और लगा दिए, उसके नीचे इनके नीचे 3-3 व्यक्ति और लगा दिए, ठीक है, जो किसी समस्या या कोई कार्य को कर रहे हैं। तो ये इससे ऑर्डर लेंगे, ये इससे ऑर्डर लेंगे। तो ये क्या है? व्यक्ति के अधिकार निश्चित करना, उनके दायित्व को निश्चित करना, इनके संबंधों को निर्धारित करना। ये क्या है? आपके एसजीए के हैं, एसजीए से संबंधित है। एसजीए की तुलना किससे की जाती है? एक परिवार से की जाती है। एक परिवार से, जैसे परिवार जो होता है वो एक एसजीए की तरह ही होता है। इसमें भी दायित्व होते हैं, जैसे पापा हैं, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, उसके नीचे एक बच्चा है। तो सबसे मुखिया कौन हो गया? ये इसके ऑर्डर ये मानते हैं, ये इसके ऑर्डर मानते हैं। तो ये संबंधों का निर्धारण भी हो गया, इनके अधिकारों का भी यहाँ पे निर्धारण है। तो ये जो परिवार होता है वो भी एक एसजी होता है, जो कि औपचारिक होता है। औपचारिक यानी ये बना बनाया होता है, इसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते। जबकि एसजीए के अंदर आप खुद इसको बनाते हैं, स्वेच्छा से इसको बनाया जाता है। एसजीए का प्रमुख फायदा क्या है? सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा परस्पर संबंधों में समस्या का समाधान खोजने में आपको क्या मिलती है? रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता सर्किल की क्या क्या विशेषता है? गुणवत्ता सर्किल, ये सर्किल का मतलब क्या हो गया? चक्र।
गुणवत्ता का सर्कल की क्या विशेषता है? कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और उनकी कार्य क्षमता में सुधार करना गुणवत्ता सर्कल का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JIT। JIT जस्ट इन टाइम, उचित समय में, क्या क्या अभिप्राय है? उत्पादन प्रबंधन का तत्व ज्ञान। अब देखो JIT का मतलब क्या हो गया? कोई भी वस्तु है उसकी उपयोगिता तब तक ही है जब वो उसकी आवश्यकता होने पर वो उपलब्ध हो जाए। तो उत्पादन प्रबंधन का तत्व ज्ञान जो है वो आपके JIT के अंतर्गत किया जाता है। JIT में अपनी पहचान स्थापित की है उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के रूप में। JIT का अर्थ क्या है? यह किस क्षेत्र में इसने पहचान की है कि जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका अधिकतम और बेहतरीन उपयोग किसके अंतर्गत आता है? JIT के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है? अपव्यय को रोकना, संसाधनों के बेहतर उपयोग करना। जो संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग ही उसका बेहतर उपयोग है, ठीक है। और अपव्यय को रोकना यानी अपव्यय कम से कम हो। तो ये सभी TPM का भी देख लो तो अपव्यय को रोकना। तो और अपने क्रेजन में भी पढ़ा था अपव्यय को रोकना। तो अपव्यय को रोक कर, अपव्यय को जब रोक दिया जाता है या अपव्यय को रोक कर ही गुणवत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके JIT विस्तारक का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? परिष्कृत माल की बिक्री समय से पूर्व करना। जो समय आपके जैसे JIT का मैंने बताया उचित समय में जो आप माल तैयार कर लेते हो उसको समय पर यदि आप मार्केट में न बेच पाओ तो इसका उस सामान का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। जब उसकी आवश्यकता है और जब वो उपलब्ध हो जाए तो तभी उस वस्तु की कीमत होती है। जैसे अभी अपने कोरोना काल चल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की जो एक समय में बहुत कमी आ गई थी। तो ऑक्सीजन की कमी जो है वो ऑक्सीजन की कमी ये नहीं थी कि ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन थी नहीं, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन थी लेकिन वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट समय पर नहीं किया जा पा रहा था, ऐसा तंत्र नहीं था। तो उचित समय का अर्थ है जो वस्तु जब उसको आवश्यकता हो तभी वो प्राप्त हो जाए, तभी वो गुणवत्ता या उसका अर्थ समझा जाता है। तो परिष्कृत जो मांग है उसको बिक्री के समय से पूर्व उपलब्ध कराना। अपव्यय का प्रमुख प्रकार माना जाता है अति उत्पादन। अति उत्पादन कर दिया, उत्पादन तो करना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए लेकिन अति नहीं होना चाहिए, यानी इतना उत्पादन नहीं होना चाहिए कि वो आगे बिके ही ना। और दोषपूर्ण उत्पाद। अब दोषपूर्ण उत्पाद क्या होता है? यदि आप उत्पाद करते हैं 10 वस्तु उत्पादित कर रहे हैं उसमें से 3 वस्तु खराब निकल रही है तो 3 वस्तु की कॉस्ट जो है वो इन्हीं 10 के अंदर जुड़ेगी। तो इससे क्या होगा? अपव्यय होगा और अपव्यय होने से क्या होता है? वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। इन 7 वस्तुओं की कीमत तो बढ़ जाएगी ना। तो ये चीज़ है आपके अपव्यय को। अपव्यय का प्रमुख कारण क्या होता है? अति उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन करने से भी अपव्यय होता है और दोषपूर्ण उत्पादन करने से भी अपव्यय होता है। परंपरागत गुणवत्ता तकनीकों के द्वारा उत्पादक सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, ये कथन है एकदम गलत और भ्रांतिपूर्ण। परंपरागत का मतलब क्या है? जो पहले से चली आ रही है टेक्निकें, जो पहले से टेक्निक चली आ रही है उन्हीं का उपयोग करने से क्या उत्पादकता पे क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। तो ये जो है एकदम गलत और भ्रांतिपूर्ण कथन है। हमें हमेशा परंपरागत की जगह यदि नवीन लिखा हुआ होता कि नवीन टेक्निकों का उपयोग करने के द्वारा उत्पादन की समस्या सभी समस्याएं दूर होती है तो हाँ, ये कथन सही है। परंपरागत तकनीकों के उपयोग करने से उत्पादकता बढ़ती है या उत्पादकता सही होती है या गुणवत्ता आती है? नहीं, ठीक है। जब गुणवत्ता ऊपर जाती है तो मांग में वृद्धि, लागत में कमी आती है। तो देखो गुणवत्ता जो है वस्तु की वो ऊपर गई, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु हुई तो उसकी मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, अधिक उत्पादन होगा तो वस्तु की कीमत में
कमी आएगी। तो ये सब आपस में रिलेटेड कर दिया कि गुणवत्ता बढ़ी तो मांग बढ़ी, मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो वस्तु की कीमत में कमी आई। तो ये किसका कथन है? डेमिंग का। किसका? डब्ल्यू ई डेमिंग का कथन है कि गुणवत्ता बढ़ने से मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने से उसके लागत में, वस्तु की कीमत में कमी आती है। अब आगे अगला TQM। अपने पहले पढ़ा था TPM, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, कुल उत्पादकता रख रखाव। अब है TQM। तो T का मतलब तो टोटल सेम हो गया, M का मतलब भी मैनेजमेंट सेम हो गया। इसका प्रोडक्टिविटी, इसका क्या हो गया? गुणवत्ता। Q का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रमुख घटक क्या है? समस्या निवारण तकनीक एवं मानकीकरण। मानकीकरण का अर्थ क्या होता है? मानकीकरण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का क्या अर्थ हुआ आपके? जो आप वस्तु बनाते हैं उसमें स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड के लिए ISI मार्क आता है बिजली के उत्पादकों पर, या भारत में ज़्यादातर किस मार्क का उपयोग किया जाता है? ISI मार्क का। हॉल मार्क आपने सुना होगा, सोने के आभूषण पर लगाया जाता है। तो ये मार्क क्या दर्शाता है? ये मार्क दर्शाता है कि ये निश्चित मानक के ऊपर इस वस्तु का उत्पादन किया गया है। तो ये मानक ही, ये हॉल मार्क ही उस वस्तु की गुणवत्ता को डिसाइड कर देते हैं। तो ये मानकीकरण का उपयोग करना, ये किसके अंतर्गत आता है? टोटल गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत आता है। TQM की क्या विशेषता है? टीम भावना से कार्य करना। यानी टीम, जब एक टीम जो होती है वो एक ही लक्ष्य के पीछे लग जाती है तो वो लक्ष्य प्राप्त होना आसान हो जाता है। तो टीम भावना के साथ काम करना, यानी मिलजुल कर काम करना। ISO जो है, जैसे मैंने बताया आपको, स्टैंडर्डाइजेशन, उससे संबंधित नियमावली जो है वो आपके ISO प्रदान करता है, और ये मार्क भी जो है वो ISO प्रदान करता है। ये संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO की स्थापना कब की गई थी? 1949 में 150 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे? आपके ब्राज़ील के अंदर। ठीक है। ISO का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ISO प्रमाणित यदि वस्तु होती है तो उसको विदेशों में भेजना भी आसान हो जाता है। ठीक है, विदेशों में भी भेजा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान आसान हो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि ISO जो है वो आपकी क्या है? एक ISO इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से यदि आप मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सामान को दूसरे देशों में बेचने में आसानी होती है। पर्यावरण मानक का गठन क्यों किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब कोई भी उद्योग लगाता है तो आजकल क्या होता है, आपके कई तरह के उद्योगों के ऊपर पर्यावरण मानक डिसाइड किए हुए हैं कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे पानी की निकासी है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, प्रदूषण हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए, या आपके आसपास जो है वो पेड़ इतने होने चाहिए। तो ये सब मानक तैयार किए हुए हैं ISO के द्वारा। तो ये किसके लिए किए गए हैं? पर्यावरण का संरक्षण हो, इसके लिए किए गए हैं। तो इससे संबंधित जो ISO का आपका क्रम है वो है ISO 14000। ये मानक क्या दर्शाता है? पर्यावरण प्रणाली मानक के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ISO 14000 जो है वो किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण प्रभावी मानक है। तो ये अपने जो है इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन किए हैं। कल मैंने आपका एक टेस्ट आयोजित करवाया था मैथ के अंदर, अनुपात और समानुपात का। अनुपात समानुपात का आपका मैंने कल आपको करवाया था। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि आप जो हैं अभी देखते हैं, उसके अंदर सिर्फ 4 व्यक्तियों ने उस टेस्ट को दिया था।
आपका 2020 है, तो ये है आपका। सिर्फ 4 व्यक्तियों ने दिया, लक्ष्मी नारायण, मानक और रामनिवास। गणेश, आसाराम, ये व्यक्ति, ये 3-4 व्यक्ति और हैं जो रोज़ मैसेज को रीड करते हैं, है ना। और ये अपने, इसका नाम क्या है, ये आप तो एक बार याद नहीं, लकी नाम लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ उसको शक्ल से, लकी नाम से आईडी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये सब है जो मैसेज को रीड करते हैं, लेकिन उस उसको टेस्ट को नहीं देते, है ना। तो क्या कारण है इसका, ये कारण जो है वो आपको बताना ही पड़ेगा। अभी ये मत सोचो कि हम तो घर पे हैं, हमें कहाँ जाना है, सर से कब मिलना होएगा, तब तक सर भूल जाएंगे। ये सब चीज़ें आप मत सोचिए। जब भी आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, उस समय इस सारे रिकॉर्ड को आपके सामने, आपके घर वालों के सामने रखा जाएगा कि इस तारीख को सभी रिपोर्ट है कि इस तारीख को, ये 26 मई को पेपर लिया गया था, आपके बच्चे ने इसको मैसेज को देखा है और इस टेस्ट में भाग नहीं लिया है, ठीक है ना। तो ये, चाहे चलो ठीक है 30% आए रामनिवास के, कम नंबर आए, लेकिन फिर भी इसने टेस्ट को दिया है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, बिना बस इसके कि ये मैसेज को देख के टेस्ट नहीं देना, इग्नोर करना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए घातक हो जाएगी आगे जाके। तो इन चीज़ों को ना करें, मैसेज को देखते ही उसको रीड करें। और मैंने ये भी देखा है कि अब मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, उन वीडियो को भी आप जो है वो पूरा नहीं देख रहे, पूरा नहीं देख रहे, तो इसका मतलब तो यही हुआ, मैंने आजकल क्वेश्चन जो है वो अलग से पीडीएफ के अंदर डालना छोड़ दिया। तो आपको क्वेश्चन दिखना है तो उस क्वेश्चनों को आप उसी वीडियो में पूरा देखोगे तभी देख पाओगे। और ये कार्य आपका पूरा होना ही चाहिए। जब भी ऑफलाइन क्लास लगेगी तो पहला मेरा काम यही होगा कि इस रिपोर्ट को आपके सामने, आपके घर वालों के सामने रखूं, ठीक है। और ये जो आपने, अगर किसी ने क्वेश्चन वगैरह नहीं उतारे हैं तो उनके लिए जो भी होगा वो आप आगे देख लेंगे। तो इसको सीरियसली, इसको काम में लें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।